नमस्कार साथियों, अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आपको इस संस्थान के द्वारा प्रत्येक विषय के जो वीडियो भेजे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा समय निकालकर उस वीडियो को जरूर देखें तथा अगर आपको अच्छा लगे उसको लाइक करें। अपने अन्य साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे अपन पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी। तो देखिए, समझिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें पृथ्वी। अभी तक अपने जो सुना समझा वो ये समझा या फिर ये सुना अपने कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था वो ऐसे हुआ कि सूर्य एक आग का गोला था। सूर्य से एक भाग टूटा और भाग टूटने के बाद धीरे धीरे वो भाग ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद में पृथ्वी का निर्माण हुआ। लेकिन दोस्तों, हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं कि अगर सूर्य था और अगर सूर्य से भाग टूटकर पृथ्वी का जो निर्माण हुआ तो वर्तमान समय में अगर अपन सूर्य को देखें तो सूर्य अपन को किस प्रकार से दिखाई देता है, तो गोल। लेकिन अगर सूर्य से टूटकर पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सूर्य हमें किस प्रकार से दिखाई देना चाहिए, खंडित। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि केवल हमने सुना। आइए आज अपन इसको समझे कि किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी के बारे में अलग अलग भूगोलवेताओं ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में सारांश के रूप में ये समझाया कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ ये हुआ कि कई वर्षों पहले सूर्य था। और सूर्य क्या कर रहा था दोस्तों, पहले भी सूर्य केवल अपने अक्ष पर गति करता था तथा आज भी सूर्य केवल अपने अक्ष पर ही गति करता है। तो सूर्य के पास में एक तारा था और जो ये तारा था ये सूर्य से कई गुना बड़ा था। अब तारा क्या कर रहा था, तारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। तो तारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, तो वैसे वैसे ये तारा क्या कर रहा था, सूर्य के नजदीक की तरफ भी बढ़ रहा था। वैसे वैसे सूर्य से एक बल की उत्पत्ति हुई। अब उस बल, कौन सा बल, वो बल था आपके ज्वारीय बल। अब हमारे विचार आ रहा दिमाग में कि इस ज्वारीय बल के अंदर था क्या। तो ज्वारीय बल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसों का समूह था। अब देखिए दोस्तों कि जब तारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, उसी प्रकार से तारा सूर्य के नजदीक भी जा रहा था। तो एक समय ऐसा आया कि जब तारा सूर्य के नजदीक गया तो ये ज्वारीय बल क्या हुआ, सूर्य से अलग हुआ। जब ज्वारीय बल सूर्य से अलग हुआ, अलग होते ही जाकर तारे से टकराया। अब देखिए, जब इस ज्वारीय बल तारे से टकराया तो इस ज्वारीय बल का क्या हुआ, विखंडन हुआ। अलग अलग प्रकार से टुकड़े हो गए और इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें थी। अब इस सूर्य के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसें फैल गई। अब देखिए, अब जो गैसें फैली यहाँ पर आप समझिए कि जब गैसें फैली तो गैसें भी कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की थी। जो गैसें भारी थी वो गैसें क्या, सूर्य से ज्यादा दूरी पर नहीं पहुंच पाई। इसी कारण क्या हुआ कि सूर्य के चारों तरफ भारी गैसें फैल गई और अलग अलग समूह के अंदर। इसी प्रकार जो अन्य गैसें थी वो गैसें कैसी थी दोस्तों, वो हल्की थी। तो हल्की गैसें होने के कारण वो गैसें क्या हुई, सूर्य से ज्यादा दूर फैल गई। अब अपन जो यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अभी तक ये समझा कि सूर्य, तारा और ज्वारीय बल। अब ज्वारीय बल से अपने बात की कि ज्वारीय बल के जो अलग अलग टुकड़े हुए थे उसमें कितने प्रकार की गैसें थी, तो दो प्रकार की, एक तो भारी गैसें और एक थी हल्की गैसें। अब जो भारी गैसें थी बिल्कुल सूर्य के पास में रह गई और जो हल्की गैसें थी सूर्य से जो तो दूरी पे जाके चली गई। अब देखिए, इस जिसे काम क्या हो रहा था, तारा क्या कर रहा था, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसी प्रकार से भारी और हल्की गैसें भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया, जिसे अपन की भाषा में या अपन ज्योग्राफी की भाषा में जो शब्द बनता है हमारे, वो बनता है कौन सा, ग्रह। अब ग्रह की परिभाषा अपन समझे कि ग्रह किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा देते हैं, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिसे ग्रह कहते हैं। तो अब देखिए कि ग्रह, और बात चल रही थी हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। तो इसी प्रकार से ग्रह का निर्माण हुआ सूर्य और तारे से, और जिसमें था ज्वारीय बल। अब दोस्तों, कुल सूर्य के कितने ग्रह है, तो याद कीजिए सूर्य की जो वर्तमान समय में जो ग्रह है वो ग्रह है आपके 8।
लेकिन जिस समय निर्माण हुआ था उस समय सूर्य के कुल कितने ग्रह बता रहे थे? 9। उसकी भी अपन बात करेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि भाई पहले 9 थे अब 8 क्यों है। देखिए तो कौन से ग्रह कुल कितने ग्रह? 8। तो नंबर 1 देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं सूर्य। अब सूर्य के कुल कितने ग्रह हुए? नंबर 1 देखिए बुध, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 मंगल, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शनि, नंबर 7 अरुण और नंबर 8 वरुण और नंबर 9 कौन सा? यम, या जिसे अपन प्लेटो भी कहते थे। अब देखिए अपने जो बात की कि जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय ग्रह कितने माने गए थे? 9। लेकिन इस प्लेटो को या यम ग्रह को क्या क्या मान्यता समाप्त कर दी गई। कब? 24 अगस्त 2006 को इस ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई। अब इस ग्रह की मान्यता समाप्त क्यों कर दी गई? क्योंकि वर्तमान समय में इस ग्रह को कौन सी श्रेणी में डाल दिया? इसको बौना ग्रह भी कहा जाता है, उसकी श्रेणी में इसको रखा गया। अब देखिए दोस्तों बात क्या हो रही थी, यहाँ पे जब ग्रह की परिभाषा क्या हुई थी? वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर निर्धारित अपनी ही कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो सबसे लास्ट में जो ग्रह था कौन सा? यम। अब जो यम सबसे लास्ट में था ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, तो ये क्या कर रहा था? यहाँ पर दूसरे ग्रह की कक्षाओं को काट रहा था, दूसरे ग्रह की कक्षाओं को काटकर चक्कर लगा रहा था। लेकिन ये बात भूगोलवेत्ताओं को 24 अगस्त 2006 को पता चला। तब क्या किया उन्होंने सभी ने बैठ के ये निर्णय लिया कि जो दूसरे ग्रह की कक्षाओं को काट रहा है उसे अपन ग्रह नहीं कहेंगे, इसी कारण इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसीलिए हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में सूर्य के कुल कितने ग्रह है, तब अपन बात करेंगे 8 ग्रह। देखिए दोस्तों जिसमें हम बात कर रहे थे पृथ्वी, कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। तो अभी तक जो हमने समझा कि पृथ्वी का निर्माण इस प्रकार से हुआ। यहाँ पे जो बात हुई ग्रह कितने थे? 8। अब देखिए जो इसमें जो भारी गैसों की बात कर रहे थे और जो हल्की गैसों की अपन जो चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे देखिए कौन कौन से ग्रह, प्रश्न 15 हमारे लिए यहाँ पर कि ऐसे कौन कौन से ग्रह है जो भारी ग्रह है, यानी भारी ग्रह। देखिए नंबर 1 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो 4 ग्रह है आपके, उन 4 ग्रह को भारी ग्रह भी कहते हैं, या इसका जो दूसरा नाम है कि इसे भारी ग्रह, या फिर अपन कह सकते हैं इसे आंतरिक ग्रह, या इसे अपन कह सकते हैं चट्टानी ग्रह, या इसे अपन कह सकते हैं पार्थिव ग्रह। कौन से? 4। कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो भारी ग्रह, आंतरिक ग्रह, चट्टानी ग्रह या पार्थिव ग्रह है? जो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। शेष जो ग्रह है आपके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो शेष 4 ग्रह है वो 4 ग्रह आपके कौन से हैं? उन शेष 4 ग्रह को कौन से ग्रह कहते हैं? आपके जोवियन ग्रह। लेकिन अब दोस्तों आपके दिमाग में प्रश्न रहता है कि किस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये भारी ग्रह है और कैसे अपन कह सकते हैं कि ये जोवियन ग्रह है। तो देखिए इन दोनों का जो विभाजन होता है जिसे बीच में जिसे कहा जाता है आपके क्षुद्र ग्रह। अब एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह के लिए कि अगर मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह, यह है आपके मंगल ग्रह और यह है आपके बृहस्पति ग्रह। तो मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह दोनों के बीच में रात्रि के समय आकाश में आपको एक चमकीली सी पट्टी दिखाई देती है, एक चमकीली सी रेखा दिखाई देती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रह के बीच में है, तो मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में। इसी प्रकार से अब ग्रह के बाद अपन बात करते हैं कि जो गैसें थी, गैसों का जो पहला समूह था, उन्होंने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया, जिसे ग्रह। लेकिन
कई गैसें ऐसी भी थी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाया। उन्होंने क्या कार्य किया, जो गैसें इन ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाया उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपने नाम दिया उपग्रह। यानी यहाँ पे जब ज्वारीय बल का जो विभाजन हुआ था उसमें से जो शक्तिशाली जो गैसें निकली थी वो तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, लेकिन कई गैसें ऐसी थी जिसमें इतनी शक्तिशाली गैसें नहीं थी। वो क्या कर रही थी कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा के आ रही थी उन्होंने उनके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया, जिसे अपने क्या नाम दिया, उपग्रह। लेकिन दोस्तों आप जैसे जानते हो कि एक अपवाद जो शब्द होता है वो हर जगह चलता रहता है। तो इसमें भी ऐसे आपको ग्रह मिलेंगे जिसके चारों ओर किसी भी प्रकार के गैस के समूह ने चक्कर नहीं लगाया है। तो अपन जो बात कर रहे हैं उपग्रह, उपग्रह किसे कहते हैं, वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। तो अभी जो हमने बात की थी कुल 8 ग्रह है। तो अब 8 ग्रह में से देखिए ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है आपके बुध और नंबर 2 है आपके शुक्र, अर्थात बुध तथा शुक्र ग्रह के चारों ओर कोई भी ग्रह यानी कोई भी उपग्रह यानी कोई भी पिंड किसी भी प्रकार का कोई चक्कर नहीं लगाता है, जिसे कहते हैं अपन बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो बिना उपग्रह वाले ग्रह कितने हैं, 2। कौन कौन से, बुध तथा शुक्र। अब देखिए, अब बात यहाँ पे आगे करते हैं अपन कि जिस प्रकार से तारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता था उसी प्रकार से क्या सभी ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे थे, तारा जिस दिशा में गति कर रहा था क्या उसी दिशा में गति कर रहे थे, नहीं। क्योंकि हमने अभी यहाँ पढ़ा था, एक शब्द मिला था हमें अपवाद। अपवाद के रूप में अभी हमने सबसे पहला पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। इसी प्रकार से अपन बात कर रहे थे क्या सभी ग्रह, तो देखिए जो चक्कर लगाते थे पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन इसमें भी अपवाद, इसमें से ऐसे 2 ग्रह जो चक्कर लगा रहे थे वो लगा रहे थे पूरब से पश्चिम की ओर। अब कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते, तो इसमें देखिए एक तो कौन सा है आपके अरुण और दूसरा कौन सा आपके शुक्र। तो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, अरुण तथा शुक्र। इसलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या बन रहा है या फिर अपन को क्या समझना है यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य, शुक्र या अरुण ग्रह पर कौन सी दिशा में उदय होता है, तो अपन क्या बताएंगे। पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी पर सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है, तो अपन को पता ही है सूर्य पृथ्वी पर कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा, इसका क्या होगा, विपरीत। यहाँ पर सूर्य जो उदय होता है वो कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम की ओर। क्योंकि इन ग्रह की जो गति करते हैं ये करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, और जो पृथ्वी जो गति करती है वो करती है आपके पश्चिम से पूरब की ओर। इसी प्रकार से हमने जो बात की थी, ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, 2। ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, तो 2। अब अपन बात करते हैं आगे कि ऐसा या फिर अपन कहें कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, आपको पता ही है कौन सा है, आपके बुध। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा हुआ आपके, तो वरुण। लेकिन इसमें यह प्रश्न बनता है कि कई बार कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो अभी हमने लिखा था, क्रम से देखा था कि पृथ्वी के निकटतम कौन सा है, तो पृथ्वी के निकटतम, अब एक तरफ अगर अपन बात करें मंगल, बीच में है आपके पृथ्वी और यहाँ पे आपके शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है आपके, तो वो हो आपके मंगल ग्रह, पृथ्वी के निकटतम मंगल ग्रह। अब इसमें कई बार, एक बार जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि अब कि सूर्य, ये जो ग्रह है आपके, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। तो दोस्तों इसमें आप देखिए जितने भी ग्रह है उन सभी ग्रह में से जिसका नाम जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा ग्रह है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हुआ आपके, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हुआ आपके, बुध। अब इसमें भी
कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपके क्या कहलाता है, आपके हरा ग्रह। ऐसा कौन सा ग्रह है आपके जिसे आप कहते हैं नीला ग्रह। ऐसा कौन सा ग्रह है जो कहलाता है आपके लाल ग्रह। ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपके गर्म ग्रह, सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला है, उस ग्रह के बारे में भी अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपके हरा ग्रह है, तो देखिए, तो अपन जो बात कर रहे थे हरा ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, गर्म ग्रह या बोर का ग्रह। देखिए हरा ग्रह वरुण, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, गर्म ग्रह शुक्र या बोर का ग्रह शुक्र। इसी के बाद अपन शुद्र ग्रह, तो मंगल और बृहस्पति दोनों के बीच में जो चमकीली पट्टी है जिसे क्या कहते हैं शुद्र ग्रह। अब आगे अपन बात करते हैं उल्का तथा उल्का पिंड। उल्का तथा उल्का पिंड। देखिए दोस्तों, हमने जो बात की सबसे पहले ग्रह को लेकर, उसके बाद में उपग्रह को लेकर, और अब आगे की बात करें अपन उल्का तथा उल्का पिंड। यह भी एक ज्वारीय बल का ही भाग था जिसमें जो गैसें सूर्य के चारों तरफ फैल गई, ग्रह बन गए, ग्रह के चारों तरफ जो थे उपग्रह बन गए, लेकिन जो गैसें न तो किसी के चारों ओर अपनी ही अवस्था में अलग रूप से रही, जहां अलग अलग ग्रुप के रूप में, अलग अलग समूह के रूप में रही, जिसे क्या कहते हैं उल्काएं। लेकिन उल्का तथा उल्का पिंड में क्या अंतर है? कई बार आपने देखा होगा रात्रि के समय अपन सोते हैं, तब रात्रि के समय में अपन को टूटते हुए तारे दिखाई देते। अंधविश्वास के कारण अपन कई बार कहते हैं कि तारा टूट रहा है। कई लोग इसे शुभ मानते हैं, कई इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, तारे कभी नहीं टूटते। क्यों नहीं टूटते? क्योंकि हमने पहले ही चर्चा की थी, तारे जो होते हैं सूर्य से कई गुना बड़े हैं। जिस दिन तारा टूट जाएगा, अगर तारा गिर गया तो मान लीजिए आप आधी पृथ्वी तो नष्ट हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अंधविश्वास के कारण ऐसा कहते हैं, जबकि हकीकत में क्या होता है, जो दो उल्काएं होती है, उन दोनों उल्काओं के मध्य में आपस में जो घर्षण होता है, घर्षण होने के कारण क्या होता है, एक छोटा सा जो भाग है वो टूट जाता है, जो जलता हुआ दिखाई देता है, जलता हुआ अपन को नजर आता है, जिसे अपन क्या करते हैं टूटते हुए तारे। जबकि वो टूटते हुए तारे नहीं होते। लेकिन जब तक वो जलता हुआ भाग वायुमंडल के अंदर ही रहता है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर आकर नहीं गिरता, तब तक तो होगा वो आपके उल्काएं। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के धरातल के ऊपर आकर गिर जाता है तो वो कहलाता है आपके उल्का पिंड। दोस्तों, कई बार हमारे राजस्थान के अंदर भी उल्का पिंड आकर गिरे थे, और इन्हीं उल्का पिंड के आधार पर यहाँ पे जो अपन अध्ययन किया था हमने कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो इसी प्रकार से जब उल्का पिंड पृथ्वी के धरातल के ऊपर आकर गिरते हैं तो जो वैज्ञानिक जो होते हैं क्या करते हैं, वो उन उल्का पिंड को लेकर उनकी खोज करते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। अध्ययन करने के आधार पर उन्होंने क्या पता लगाया कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो अभी जो हमने बात की थी उल्का तथा उल्का पिंड, इसी प्रकार से आगे की बात शुरू करते हैं अपन। अब हमने यहाँ पे इस अध्ययन में सारांश के रूप में हमने ये समझा कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। देखिए, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई दोस्तों, तो यहाँ पर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी स्थल भूभाग थे वो सभी एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया था। तथा इसके चारों तरफ एक महासागर था, जो वर्तमान में 5 महासागर है, लेकिन उस समय एक ही महासागर था जिसका नाम था पैंतालासा। इसका नाम पैंतालासा बताया। तथा ये जो स्थल भूभाग थे एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे इसने नाम दिया पेंजिया। लेकिन ये जो बात थी, ये कौन से युग की बात थी? ये थी कार्बोनिफेरस युग की बात थी। कार्बोनिफेरस युग के अंदर सभी स्थल भूभाग एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया बताया। तथा इसके चारों तरफ एक महासागर था, जिसे पैंतालासा कहा गया। ये बात किसने बताई थी? वैगनर नामक एक भूगोलवेत्ता था, जिसका जो नाम था पूरा अल्फ्रेड वैगनर, जो जर्मन का निवासी था। इसने 1912 के अंदर ये बात बताई। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का जो नाम था वो सिद्धांत था आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय
विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर ने 1912 में दिया। देखिए दोस्तों, 1912 के अंदर जब इसने अपना सिद्धांत पृथ्वी के विश्व के सामने रखा, उस समय लोगों ने इसके सिद्धांत के बारे में ध्यान नहीं दिया, लोगों ने इसकी बात को नहीं माना, नहीं समझा, क्योंकि इस भूगोलवेत्ता ने क्या की, इनसे एक गलती हो गई। गलती क्या है? पहली जो बात थी, अपना सिद्धांत दिया था, कौन सी भाषा में दिया था? जर्मन भाषा के अंदर, और जर्मन भाषा प्रत्येक विश्व के देश के सामने समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी जो इससे गलती हुई थी, इसने अपना सिद्धांत 1912 के अंदर दिया, और 1912 के अंदर तो 1914 के अंदर क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की तैयारी करने के कारण इसका सिद्धांत को ज्यादा बल नहीं मिला, लेकिन इसने क्या किया? अपने सिद्धांत को पुनः इसमें संशोधन किया, और इसने इसी सिद्धांत को 1924 में वापस विश्व के सामने रखा। और 1924 के अंदर जब रखा तो इन्होंने भाषा कौन सी रखी? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के अंदर अपना सिद्धांत दिया, जिसमें इस वैगनर ने बताया कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जितने भी महाद्वीप है, जितने भी महासागर है, उनका निर्माण हुआ, और आज विश्व के अंदर इसी सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता मिली हुई है, और यही सिद्धांत जो है आज सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे कहते हैं वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो अपन बात करते हैं अब पृथ्वी तथा कटिबंध। देखिए, कटिबंध शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों, यह होता है कि पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो भाग है, उस भाग को अपन जोन या कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के 0 डिग्री और 1 डिग्री, ये दोनों जो अक्षांश रेखाएं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को जोन या कटिबंध कहते हैं। अब देखिए, ताप कटिबंध की बात करते हैं, और ताप कटिबंध पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी को भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा दो भागों में विभाजित करती है। इसके बाद ये जो भाग है आपके, ये है आपके 23.5 डिग्री, ये जो भाग है आपके 23.5 डिग्री। अब अपने मन में ये भी प्रश्न आ रहा है कि 23.5 डिग्री कहां से लिया अपन? 23.5 ही क्यों लिखे, 30 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण ये जो हमने लिया था 23.5 डिग्री यहां पे लिया हुआ, और इसे 23.5 डिग्री ये उत्तर में उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिण में तो दक्षिणी अक्षांश। इसी के बाद यहां पे जो लिया गया भाग है ये हुआ आपके 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, इधर भी आपके 67.5 डिग्री। फिर हमारे मन में ये रहता है कि यहाँ 23.5 डिग्री लिए तो यहाँ 67.5 डिग्री क्यों ली? तो देखिए दोस्तों कि ये जो पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर आप यहां से, ये है आपके 90 डिग्री, और ये जो पृथ्वी का जो भाग है वो है आपके कक्ष। पृथ्वी अपने कक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आप 90 में से 23.5 माइनस कर दीजिए, यहां पर आपको कितने मिलेंगे? 67.5 डिग्री। इसीलिए हमें यहाँ पे जो दूसरा इसका जो भाग किया वो 67.5 डिग्री। तो 67.5 डिग्री ये उत्तर में और ये 67.5 डिग्री दक्षिण में, तो ये दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश। सबसे लास्ट में जो बात करेंगे अपन, ये जो है आपके 90 डिग्री और ये भी आपके 90 डिग्री, और ये आपके उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिण ध्रुव। अपन जो बात कर रहे थे ताप कटिबंध सूर्य के आधार पर, क्योंकि सूर्य की जो किरणें पड़ती है वो देखिए सबसे पहले भूमध्य रेखा पर, कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर कब सीधी पड़ती है? तो यहाँ पे देखिए वर्ष में 2 बार
सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। इसी प्रकार से दूसरी बात करेंगे कि सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती है वो 23.5 डिग्री, जिसे अपन यहाँ पे कर्क रेखा भी कहते हैं। और ये जो है आपके मकर रेखा, और ये जो भाग है आपके कौन से, भूमध्य रेखा। तो बात करेंगे अपन कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी वर्ष में कितनी बार पड़ती है, 2 बार। और ये जो आपके कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के ऊपर, सॉरी ये मकर रेखा, इस मकर रेखा के ऊपर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है, और ये जो है आपके कर्क रेखा, यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष में कितनी बार सीधी पड़ती है। तो ये जो आपके आया हुआ है 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इसी प्रकार से 21 मार्च, 23 सितंबर वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है आपके मकर रेखा पर, यानी कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है 21 जून को। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो पड़ती है भूमध्य रेखा पर, और 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वो पड़ती है आपके मकर रेखा पर। अब देखिए, जब 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है, तो यहाँ पे अपन को क्या समझना है, यहाँ पे समझना अपन को कि 21 जून को ये ऊपर वाला जो भाग है 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग, तो इसे कहते हैं आपके उत्तरी गोलार्ध। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो दिन क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा आपके बड़ा। तो यहाँ पे 21 जून की बात करते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में रात होती है छोटी। ये किसकी बात कर रहे हैं, 21 जून की, सिर्फ कर्क रेखा की बात की। इसी प्रकार से 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ष में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं। जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिण गोलार्ध में हो, दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद 22 दिसंबर को जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा के ऊपर पड़ती है, तो दिन क्या होगा, दिन होगा यहाँ पे बड़ा, और रात क्या होती है यहाँ पे छोटी। दोस्तों यहाँ पे अपन को थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे ही मैंने कहा कि दिन बड़ा, अपन के दिमाग में क्या पूछना है कि सर नहीं, दिन बड़ा नहीं, दिन क्या होता, छोटा। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं मकर रेखा की, और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के पास से होके गुजरती है, तो अपन वहां की बात कर रहे हैं। जबकि बात क्या करेंगे अपन, अगर आपसे पूछे कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर को अपन यहां है 22 दिसंबर, और उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में रात क्या होगी और दिन क्या होगा, तो रात होती है हमारे यहाँ बड़ी और दिन क्या होता है हमारे यहाँ छोटा। तो ये 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध की बात होगी। लेकिन हमने बात कहां की कर रहे हैं हम, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध की। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा और रात छोटी। ये की स्थिति हमने यहां पर भी ली थी। लेकिन क्यों, क्योंकि जब 21 जून को जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिस स्थान पे पड़ती है उस स्थान पे दिन हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसी प्रकार से हमने बात की 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर को। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध है, संपूर्ण पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध है, तो देखिए 360 बटा 15 बराबर 24। कुल कितने कटिबंध है, 24। लेकिन तापमान के आधार पर कितने कटिबंध, तो 3। अब कौन कौन से 3 है, इसको देखिए 0 डिग्री से हमने सबसे पहले लिया था
23.5 डिग्री, इधर वाला जो भाग किया था हमने 23.5 डिग्री। तो जहां पर यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जहां पर सूर्य की किरणें लगभग क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, इसी कारण इसे कौन सा कटिबंध कहते हैं, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो नंबर 1 उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाला भाग जहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती है, जिसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। जो दूसरे भाग की बात करें अपन 23.5 डिग्री से लेकर 67.5 डिग्री के बीच वाला भाग, इसी प्रकार से ये 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री के बीच वाला भाग जहां पर सूर्य की जो किरणें पड़ती है, वो सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों जो भाग है आपके, इसे कहते हैं आपके कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो दूसरा हुआ आपके शीतोष्ण कटिबंध। और जो तीसरे भाग की बात करें अपन 67.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला जो भाग है, जहां सूर्य, अब सूर्य कब, कि जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होगा, तभी इस कर्क रेखा के ऊपर होगा, तभी क्या होगा, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में 67.5 डिग्री के ऊपर तक प्रवेश करेगी। ठीक है, तो जहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की, यहाँ पे 3 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, इसी कारण 3 महीने की यहाँ पे होती है आपके ग्रीष्म ऋतु और 9 महीने की यहाँ पे क्या होती है, शीत ऋतु, जिसे तीसरा जो भाग कहते हैं अपन कौन सा कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध। इसी प्रकार से हमने जो बात की कटिबंध के आधार पर हमने बात की थी कि कुल कितने कटिबंध बांटे गए तापमान के आधार पर, 3, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, जिसका आधार सूर्य के तापमान के आधार पर पड़ा था। तो दोस्तों अपने जो बात की थी आज, वो की थी पृथ्वी की उत्पत्ति, ग्रह, उपग्रह, उल्का तथा उल्का पिंड और ताप कटिबंध और वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें तथा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अन्य साथियों को शेयर करने से क्या होगा कि जो दूसरे साथी है उनको भी इनका लाभ मिले। धन्यवाद।